नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसी में आज हमारी नेक्स्ट क्लास है जहां पर हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, आज हम अकाउंटिंग को क्लासिफाई करेंगे और डिटेल में उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, अकाउंटिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं उसके नेचर के अकॉर्डिंगली, ईच सर्विंग अ स्पेसिफिक पर्पस। जी हाँ, हर एक टाइप का जो हम अकाउंटिंग अभी डिस्कस करने वाले हैं सबका अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, वो उसको फुलफिल करता है। तो आइए उसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला आता है आपका अकाउंटिंग का सबसे पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जी हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी अकाउंटिंग का सबसे पहला हिस्सा है। क्या कहता है ये? दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड द गवर्नमेंट। जी हाँ, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका मेन मकसद क्या है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में बिजी रहती है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनाया जाता है यहाँ पर? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। जी हाँ, लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा। जो बहुत सारी एक्सटर्नल पार्टीज हैं जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट देती हैं, उन लोगों के लिए आप क्या बना के देते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज योर बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये 5 जो हैं ये टोटल आपके होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया आपका? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका मेन काम क्या है? प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें क्या मिलता है आपको? इट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। एक कंपनी का टोटल फाइनेंशियल हेल्थ क्या है उसका आपको एक बर्ड आई व्यू मिल जाता है। मतलब ऊपर से आप देख सकते हो कि हाँ भाई, कंपनी का क्या सिनेरियो है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, वो चीज़ आप वहाँ पर देख सकते हो। और जब एक्सटर्नल पार्टीज़ को ये सारी डिटेल मिल जाती हैं तो उसके बाद वो एक अपना डिसीजन ले सकता है कि मुझे इस कंपनी में आगे जाना चाहिए कि नहीं। देखिए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारी होती है मैनेजरियल अकाउंटिंग। जी हाँ, नाम से पता क्या चल रहा है, ये वो अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है। ठीक है, तो देखिए, मैनेजरियल अकाउंटिंग इज यूज्ड इंटरनली बाय अ कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट, जहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आउटसाइडर लोग यूज करते हैं, वहीं पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल मैनेजमेंट अपने यूज के लिए यूज करता है। तो वहां पर थोड़ा सा जो डेटा होगा उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वो यूज करती है, मैनेजमेंट इंटरनली यूज करती है किस चीज के लिए? टू मेक डिसीजंस अबाउट ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। जी हाँ, हमारी कंपनी में अभी हमको क्या डिसीजन लेना है, हमको आगे क्या काम करना है, ये सारा का सारा में हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। किस में हेल्प होता है? देखिए, बेसिकली इट हेल्प्स इन बजटिंग, कॉस्ट एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जी हाँ, एक कंपनी को आगे अपना बजट कैसे बनाना है, एक कंपनी को अपना कॉस्ट एनालिसिस कैसे करना है। कॉस्ट एनालिसिस बेसिकली मीन्स किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो खर्चा आ रहा है आप उसको एनालाइज करते हो कि उसमें कौन सा खर्चा कितना आ रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उसका फिर क्या करते हो? उसको वेरिएंस निकालते हो। मतलब कहीं ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो गया, अगर हो गया है तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना है और उसको फिर हमको कम करना है। तो उस केस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है। और किस में हेल्प करती है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। आपकी कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, जैसा आपने सोचा था वैसा उसने किया कि नहीं किया, ये चीज़ आपको जानने में मदद कौन करेगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल देखिए वो क्या काम कर सकती है। ए मैनेजर माइट यूज मैनेजरियल अकाउंटिंग to compare the cost of producing 2 different products to determine which one is more profitable। जी हाँ, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कर सकती है? कोई 2 प्रोडक्ट को, यहाँ पर एग्जांपल जो लिया गया है, मान लीजिए कोई 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए है आपके पास और प्रोडक्ट बी है। तो प्रोडक्ट ए को बनाने में कितना कॉस्ट पड़ा, प्रोडक्ट बी को बनाने में कितना कॉस्ट पड़ा, प्रोडक्ट ए कितना प्रॉफिट कमा कर देता है और प्रोडक्ट बी कितना प्रॉफिट कमा कर देता है। ये सारा डेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड कर देती है। फिर मैनेजमेंट क्या करता है? इन दोनों को कंपेयर करता है कि कितना कॉस्ट लगा के हम क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं, ए से कितना प्रॉफिट लगाए, ए से कितना प्रॉफिट कमाए और बी से कितना प्रॉफिट कमाए।
यहाँ पर मैनेजमेंट अब डिसाइड कर सकती है कि हमको कौन सा प्रोडक्ट को पहले बनाना है, क्योंकि क्या होता है कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। आज मान लीजिए मेरे पास फॉर एग्जांपल लिमिटेड पैसे हैं, अब उस पैसों को मैं कौन से प्रोडक्ट को बनाने में लगाऊं, मैं पहले ए बनाऊं कि पहले बी बनाऊं, तो जो प्रॉफिटेबल ज़्यादा होगा हम उसको बनाएंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको उसमें मदद करती है। तो हमने क्या जाना, अकाउंटिंग का दूसरा क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरा आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। जी हाँ, ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर आपकी कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से डील करती है तो यस, कॉस्ट अकाउंटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जो भी सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सामान को बनाने के लिए कितनी कितनी लागत आती है, कहाँ पर आती है, रॉ मटेरियल कितना लगता है, लेबर कितना लगता है, अदर ओवरहेड्स कितने लगते हैं, ये सारे खर्चे को एक प्रॉपर तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं और हमको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट बनाने के लिए हमको क्या लागत आ रही है। जब हमको वो एक यूनिट का कॉस्ट पता चल जाता है, अकॉर्डिंगली हम बहुत सारे और डिसीजन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, द कॉस्ट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग द कॉस्ट। जी हाँ, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सप्लाई कर रहे हो, चाहे वो गुड्स हो या आपकी सर्विस हो, वो देने के लिए आपको उससे रिलेटेड जो भी खर्चा लग रहा है आप उसको ट्रैक करते हो, एनालाइज करते हो। वो कौन हेल्प कराता है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। सो दिस इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग कॉस्ट एफिशिएंटली। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर आइटम के कॉस्ट को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। जी हाँ, मैनेज तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आप उसको एफिशिएंटली मैनेज करना चाहते हो, मतलब एकदम अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो उस समय कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइट यूज कॉस्ट अकाउंटिंग टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। जी हाँ, एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कॉस्टिंग की मदद से एक पर्टिकुलर यूनिट का क्या लागत आया वो उसको निकालती है, ताकि हेल्पिंग देम सेट प्राइसेस एंड ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन प्रोसेस। जी हाँ, ताकि हम उसका अपना प्राइस सेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग बताइए मेरे को कि मान लीजिए आपको एक सामान बनाने में 100 रुपये की लागत आई, अब इतना कॉस्ट लग गया आपको अगर पता चल गया, और मान लीजिए आपकी कंपनी का स्टैंडर्ड है कि हम हर एक यूनिट के ऊपर 20% प्रॉफिट बढ़ाकर माल बेचेंगे, तो आपको कॉस्ट पता चल गया, प्रॉफिट कितना बढ़ाना है पता चल गया, तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 120, तो आप उतने प्राइस में सेल कर सकते हो। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है, जो हो चुका है उसको सिर्फ रिकॉर्ड करती है, लेकिन जो सेल्स करना है, कितने रुपए में करना है, वो आपको हेल्प कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसीलिए इंडस्ट्रीज वगैरह में जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जितने अच्छे तरीके से अपने कॉस्ट को एफिशिएंटली मैनेज करेगा, मेरा एक यूनिट को बनाने का कॉस्ट उतना कम से कम आएगा, एंड अकॉर्डिंगली जब कॉस्ट बनाने में कम आया और अगर मैं ज़्यादा रेट में बेच रहा हूँ तो जो डिफरेंस है वो मेरा हाई प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अभी जो हमने 3 पढ़ा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये 3 अकाउंटिंग ब्रॉडली हर जगह आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। आज हम अकाउंटिंग का इन डेप्थ जाएंगे और देखेंगे क्या कोई और भी ऐसी अकाउंटिंग की क्लासिफिकेशन है जो काम में आती है। तो आज की क्लास में हम वो एडवांस वाला चीज़ पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग के 3 आपको नॉर्मल टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये 3 ऑलमोस्ट आपको हर बुक में मिलेगा। अभी हम एडवांस वाला पार्ट देख रहे हैं। क्या है ये, टैक्स अकाउंटिंग। ये है आपका टैक्स अकाउंटिंग। क्या बोलता है ये, द टैक्स अकाउंटिंग डील्स विद द स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू टैक्स प्रिपरेशन एंड रिपोर्टिंग। जी हाँ, एक पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर टैक्स के जो भी प्रावधान लग रहे हैं, क्या वो उसके हिसाब से सब कुछ सही किया है कि नहीं किया है, वो आप यहाँ पर देखते हो। ये आपको टैक्स अकाउंटिंग हेल्प करती है। इट एंश्योर्स अ बिजनेस कंप्लाइज विद टैक्स लॉ। जी हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने टैक्स अकाउंटिंग को अच्छे से इम्प्लाई किया तो वो आपको ये भी बता देगी कि आपने जितने भी लॉ को लगना चाहिए था वो सारा सही से आपने अप्लाई किया है आपके बिजनेस के ऊपर, एंड हेंस आपका टैक्स से रिलेटेड कोई भी आपको और पेनल्टी वगैरह नहीं लग सकती, क्योंकि आपने यहाँ पर सब कुछ सही किया है। ए टैक्स अकाउंटेंट हेल्प्स एन इंडिविजुअल और अ कंपनी
प्रिपेयर एंड फाइल देयर एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न्स टू द गवर्नमेंट। जी हाँ, आपको बता दूं मैं कि इनकम टैक्स जो है हमारा इंडिया में, इनकम टैक्स कहता है कि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, बेसिकली जो आपने प्रॉफिट लॉस बनाया है उसके अकॉर्डिंगली आपने जो प्रॉफिट निकाला है, हम उसको नहीं मानेंगे। इनकम टैक्स ये कहता है कि मैं इनकम टैक्स आपको कुछ नियम बता रहा हूं, उस नियम को अप्लाई करिए और फिर से आप एक तो रिवाइज्ड बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवाइज्ड टैक्स पी&एल। आप ये एक तो टैक्स पी&एल बनाइए, जैसे हम कह रहे हैं नॉर्मल पी&एल तो थी आपकी, लेकिन अब इनकम टैक्स का रूल लगाइए और फिर पी&एल निकालकर आप अपना प्रॉफिट निकालिए। हम इस प्रॉफिट को मान्य मानेंगे और इसके हिसाब से हम इनकम टैक्स आपसे लेंगे। तो ये जो आप काम कर रहे हो ये आपका कहलाता है टैक्स अकाउंटिंग। तो आप लोग ध्यान रखिएगा एक बात कि जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहे हो, आपने बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। जब ईयर एंड हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो भी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट वगैरह होगा, आप उसको एक सामने रखोगे और फिर बगल में रखोगे इनकम टैक्स के नियम। इनकम टैक्स जो जो जैसा जैसा कहता है हर एक आइटम के लिए, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको देखोगे, जो चेंजेस करने इसमें चेंज करोगे और फिर एक रिवाइज वाला नया टैक्स पी&एल बनाकर गवर्नमेंट को सबमिट करोगे। इस चीज में बेसिकली आपको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो हेल्प करेगा। देन नेक्स्ट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। जी हाँ, फॉरेंसिक अकाउंटेंट इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। जी हाँ, इन्वेस्टिगेशन, जब बात आ जाती है थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की, तब पिक्चर में आती है कौन? फॉरेंसिक अकाउंटिंग। आपने बहुत बार सुना होगा कि ना उसका फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आके उसकी जांच कर रहे हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में उसका केस चले गया, ऐसे हमने सुना होगा। तो वही चीज़ आती है आपकी फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट क्या करते हैं? ये इन्वेस्टिगेट करते हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का, कि कहीं आपके बिजनेस में फाइनेंस से रिलेटेड कोई इरेगुलरिटी तो नहीं, एंड फ्रॉड, क्या आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंशियल में कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं, ये चीज की जांच करते हैं कौन? फॉरेंसिक अकाउंटेंट। दे यूज देयर स्किल्स टू अनकवर फाइनेंशियल मिसकंडक्ट। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके फाइनेंशियल्स में कुछ छुप कर है, कुछ गलतियां अगर आपने छुपा कर उसमें रखी हैं, हम उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। एंड प्रोवाइड एविडेंस, और हम उसको एज ए एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। कहाँ पर? इन लीगल केसेस। अगर आपके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा होगा तो वहां पर हम उसको एज अ प्रूफ हम क्या करेंगे? प्रोवाइड करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन अ केस ऑफ एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मतलब पैसों का हेरा फेरी करना। ठीक है, मान लीजिए मैं कैशियर हूं, मेरे पास सारे कैश आते हैं, जब पेमेंट करता हूं तो मैं ही पेमेंट करता हूं। तो जब मेरे पास बहुत सारे कैश आ रहे हैं और जा रहे हैं, तब मैं कैश की हेरा फेरी कर देता हूं। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक ऐसा आदमी का पैसा मिला हमको जो बहुत दिन से पैसे नहीं दे रहा था, तो मैंने क्या किया? उसके पैसे को अपनी जेब में डाल लिया और कंपनी के रिकॉर्ड में ये लिख दिया कि वो आदमी पैसा नहीं दिया, क्योंकि वो आदमी तो बहुत दिन से पैसे नहीं दे रहा था। लेकिन जब उसने एक्चुअल में पैसा दिया, वो पैसा मैंने कंपनी के अकाउंट में न डालते हुए अपनी जेब में डाल दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने कैश का एम्बेजलमेंट किया। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक एम्बेजलमेंट का एग्जाम्पल है, तो उस केस में ए फॉरेंसिक अकाउंटेंट माइट एनालाइज फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू डिस्कवर वेयर मनी हैज बीन मिस एप्रोप्रिएटेड। जी हाँ, तब फॉरेंसिक अकाउंटेंट आकर चेक करेगा कि कैश अगर आ रहा है, जा रहा है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, हर एक चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करेगा और पता लगाने की कोशिश करेगा कि पैसा गया तो गया कहाँ। ठीक है, देन अनदर आपका आता है दूसरा, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। जी हाँ, एक और पिक्चर में आता है अकाउंटिंग का, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ये क्या कहता है? दिस फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ये जो अकाउंटिंग है, ये कौन यूज करता है? जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो यूज करती हैं। किस लिए? टू मैनेज पब्लिक फंड एंड रिपोर्ट ऑन देयर फाइनेंशियल एक्टिविटी। जी हाँ, गवर्नमेंट जो पब्लिक फंड है उसको मैनेज करने के लिए और उससे रिलेटेड रिपोर्टिंग करने के लिए गवर्नमेंट इसको यूज करती है। अगर आप लोग कभी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अगर अकाउंट्स देखोगे तो उनका थोड़ा बहुत अलग होता है। बहुत बार क्या होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट आपको कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट दे देती है कि आप इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के हिसाब से सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डिटेल आप इसमें फिलअप करके दो।
क्योंकि गवर्नमेंट को नॉर्मल ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के हिसाब से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने हिसाब से अपना कुछ नियम बनाती है कि भैया हमको तो ये सब डेटा चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट प्रोवाइड करेगी, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा रेडी करके देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, गवर्नमेंट अकाउंटेंट्स ट्रैक एंड रिपोर्ट ऑन हाउ टैक्स पेयर्स मनी इज स्पेंड। जी हाँ, तो गवर्नमेंट अकाउंटेंट्स क्या ध्यान रखते हैं कि जो टैक्स पेयर है उन्होंने जो हमको पैसा दिया उसको हम किस तरीके से खर्च कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आज आपने 100 रुपये गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के रूप में दिया, आज आपने 100 रुपये गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में दिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास आ गया 200 रुपये। अब आपको ट्रैक करना है कि ये 200 रुपये आपने कहाँ कहाँ पर खर्च किया। भैया हमने सड़कें बनाई, भैया हमने गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स दी लोगों को, भैया हमने बहुत सारा गवर्नमेंट का अदर वर्क्स में हमने खर्चा किया, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली जो पब्लिक से फंड आपने लिया उसका हिसाब किताब कर रहे हो, कहाँ से पैसा आया, कहाँ कहाँ पर गया, उसको आप जब रिकॉर्ड करते हो, गवर्नमेंट का पैसा, पब्लिक का पैसा, तो आपका गवर्नमेंट अकाउंटिंग में वो कवर होता है। एग्जाम्पल देखिए, एन एग्जाम्पल इज द बजट रिपोर्ट इशूड बाय अ सिटी गवर्नमेंट विच आउटलाइंस इनकम सोर्सेस एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। जी हाँ, मान लीजिए किसी एक शहर का कोई गवर्नमेंट है, जैसे म्यूनसिपालिटी हो गया, या फिर मान लीजिए आपका एक बड़ा लेवल पे ले लें, स्टेट ले लें, या पूरे नेशन को ले लें, तो वो देश क्या करता है, पार्लियामेंट अपना बजट पेश करता है कि हमको इतना इतना रुपया खर्चा करना है। आप लोग देखिए होगे न्यूज़ में आता है ना, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आते हैं और अपना बजट पेश करते हैं कि हम इतना 1000 करोड़ रुपए मिलिट्री में खर्चा करेंगे, हम इतना 1000 करोड़ रुपए हम डिफेंस में खर्चा करेंगे, इतना 1000 करोड़ हम एजुकेशन में खर्चा करेंगे, इतना 1000 करोड़ हम रोड बनाने में खर्चा करेंगे। तो ये सब जो गवर्नमेंट कर रही है, ये कैसे कर पा रही है, जब गवर्नमेंट अकाउंटिंग करती है, उसको पता होता है कि मेरे पास फंड कितना आ सकता है, अब वो पैसे से हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर कितना कितना खर्चा करेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। देन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, नॉन प्रॉफिट अकाउंटिंग। नॉन प्रॉफिट अकाउंटिंग क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्पेसिफिक अकाउंटिंग नीड्स ड्यू टू देयर टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस एंड फोकस ऑन सोशल गोल्स। जी हाँ, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनके पास भी तो पैसे आते ही हैं। मान लीजिए कोई एक ट्रस्ट है, कोई एक संस्था है जो क्या करती है, चैरिटी करती है, उसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका काम है संस्था का काम करना, समाज की सेवा करना। तो क्या होता है, बहुत बार लोग उसको दान देते हैं, डोनेशन देते हैं। तो मेरे पास लेट्स सपोज मैं एक एनजीओ हूँ, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरे पास बहुत सारा दान का पैसा आ रहा है। अब वो पैसे को गवर्नमेंट मुझे बोलती है कि अगर आप जैसे चैरिटी में हो तो आपको चैरिटी पर्पस के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस पैसों को जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट कहती है, मेरे नेचर के हिसाब से मुझे वहाँ पर खर्चा करना है। और अगर मैं उतना खर्चा नहीं करता हूँ, तो उतने पैसों के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा। सिंपल से एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है 100 रुपये अगर आपको मिले तो आप इसमें से 90 रुपये आप खर्च कर दो आपके अपने पर्पस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि ट्रू एंड फेयर एक संस्था है जो क्या करती है, जो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है गरीब बच्चों को। ठीक है, बहुत ही नोबल कॉज है, गवर्नमेंट का काम हम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपको 100 रुपये डोनेशन मिले तो इस 100 रुपये में से आप 90 रुपये खर्च कर दो, किसके ऊपर, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में। अगर आपने ऐसा कर दिया तो हम इस पूरे 100 रुपये को माफ़ कर देंगे, हम इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे और इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। तो मेरे पास जो भी पैसा आया, मैं कौन हूँ, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे पास जो भी पैसा आ रहा है दान का, उस दान के पैसे से मैं कहाँ कहाँ पर कैसे खर्चा कर रहा हूँ, उसकी जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो आपका कहलाता है नॉन प्रॉफिट अकाउंटिंग। क्योंकि हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, क्योंकि इसी दौरान कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको बच जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपये हमको मिला था, लेकिन जब हमने खर्चा किया तो सिर्फ 90 रुपये ही खर्चा हो पाया, बैलेंस 10 रुपये आपके पास बच गया। तो ये आपका प्रॉफिट नहीं है, बेसिकली आपका प्रॉफिट नहीं है, ये आपका सरप्लस है, मतलब कुछ पैसा आया था एक्स्ट्रा बच गया। तो ये सबका हिसाब किताब जब रखते हो, और अगर आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपकी अकाउंटिंग क्या कहलाती है, नॉन प्रॉफिट अकाउंटिंग कहलाती है। तो यहां पर क्या होता है, देखिए बेसिकली द नॉन प्रॉफिट अकाउंटेंट्स क्या मैनेज करते हैं, मैनेजेस फंड्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक चैरिटीज एंड एनजीओज एंश्योरिंग दैट डोनेशंस आर यूज्ड फॉर देयर इंटेंड पर्पसेस। जी हाँ, जो बात हमने कही वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है।
जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंटेंट है वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि हमको जिस मकसद से जहाँ जहाँ से पैसा आया है उन पर्टिकुलर चीज़ों को वहाँ पर खर्चा करे कि नहीं करे, वो उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग भी करते हैं। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑडिटिंग। जी हाँ, अकाउंटिंग का ये भी अपने आप में एक क्लासिफिकेशन है कि बहुत बार जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ऑडिट पर्पस के लिए भी हमको उसको डेटा रेडी करना पड़ता है। तो देखिए ऑडिटिंग क्या कहता है, ऑडिटर्स आर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स, बेसिकली हम बात करें तो हम इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोल सकते हैं इन ब्रॉड सेंस। तो ऑडिटर्स मतलब क्या, ये वो इंसान है जो आकर आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग को चेक करता है कि क्या वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रही है कि नहीं कर रही है, जो चीज़ जैसे होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्या वो चीज़ वैसे आपने किया है कि नहीं किया है, वो काम करेगा आपका ऑडिटर। ठीक है, तो ऑडिटर्स आर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हु रिव्यू फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। जी हाँ, वो क्या करते हैं, याद रखिएगा ऑडिटर आपका अकाउंट्स नहीं बनाता, ऑडिटर्स कैन नॉट प्रिपेयर योर अकाउंट्स। वो क्या करेंगे, वो आपका रिव्यू करेंगे। किस चीज़ का रिव्यू करेंगे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का रिव्यू करेंगे टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस। क्या इंश्योर करते हैं कि आपका जो अकाउंट्स बना है वो एक्यूरेट है और जितने भी कंप्लायंसेस होने चाहिए थे वो पूरे के पूरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आता है एक ऑडिट के लिए और बोलता है कि आपका अकाउंट्स मुझे दिखाइए। आप अपना प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट सब कुछ उसको दिखाते हो तो वो चेक करता है कि कहीं कहीं आपने कुछ गलती तो नहीं करी, जीएसटी का जितना पैसा लिया था उतना आपने जमा किया, हाँ भाई बैंक से इतना पैसा जमा हो गया, आपने पर्टिकुलर पार्टी का टीडीएस का पैसा काटा था वो पैसा आपने जमा किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इस तरीके से कंप्लीट चीज़ वो ऑडिटर चेक करता है और आपको लास्ट में एक भरोसा दिलाता है कि हाँ हमने जो ये अकाउंट देखा ये अब ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखा रहा है, और फिर अपनी साइन कर देगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। तो जब ऑडिटर ने उसको साइन कर दिया, अब वो जो आपके बिजनेस का ऑडिट रिपोर्ट बन गया ये बहुत ही ऑथेंटिक हो गया। अब इसके ऊपर एक्सटर्नल वर्ल्ड जो भी है वो पूरा उसके ऊपर भरोसा कर सकता है। इसीलिए याद रखिएगा कि जब कभी आप बैंक में जाओगे लोन लेने के लिए तो हो सकता है बैंक वाला आपको बोले कि हमें आपके बिजनेस का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए पिछले 3 साल का, क्योंकि वो बैंक का मैनेजर जो वहाँ पर बैठा है वो आपके बिजनेस में एक्चुअल में आके इन डेप्थ घुस के उतनी डिटेल नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसका अपना लिमिटेशन है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो एक पर्सन के पीछे अपना 2-2 महीना बर्बाद कर दे। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा भैया आपका सीए अगर ऑडिट कर दिया है मतलब हम उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, वो जो लिखा है सत्य लिखा है। दैट्स द पावर ऑफ अ सीए। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल an external auditor might be hired to examine a company's financial statements to confirm their accuracy and compliance with accounting standards। जी हाँ, आपके कंपनी में क्या हुआ है, एक बाहर से एक ऑडिटर आया, ये आपने चूज नहीं किया। बहुत सारे केसेस में आप खुद से चूज करते हो, लेकिन यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ये हम ले रहे हैं कुछ ब्रॉड सेंस में कि मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है एक एक्सटर्नल सीए, एक सीए को अपॉइंट करेगी और वो सीए आपके यहाँ पर आएगा, क्या करेगा, आकर ऑडिट करेगा। इस सीए को आपने अपॉइंट नहीं किया होता है, ये गवर्नमेंट आपके लिए अपॉइंट करके देती है। तो फॉर एग्जाम्पल एन एक्सटर्नल ऑडिटर माइट बी हायर्ड, उसको हायर किया जा सकता है किस चीज़ के लिए, टू एग्जामाइन, वो आके क्या करता है, वो आके एग्जामिन करता है क्या चीज़, आपके कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एग्जामिन करता है और कंफर्म करता है कि वो एक्यूरेट है कि नहीं है और उसने सारे लॉ का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट आ जाता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। न्यू कंसेप्ट है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्या कहता है ये जरा देखिए, ये कह रहा है This type of accounting focuses on the tracking and reporting a company's social and environmental impact। जी हाँ, आपकी जो कंपनी है वो कंपनी सोसाइटी के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट डाल रही है वो उसको मेजर करता है। इट मेजर्स एस्पेक्ट्स लाइक, क्या मेजर करता है, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एफर्ट्स। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करती हैं। क्या होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट लेकर आया
और गवर्नमेंट कहती है कि देखो भैया, आप एक कॉरपोरेट हो, आप एक सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हो, तो जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो तो उस सोसाइटी के प्रति भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अब आप क्या करो, आपके प्रॉफिट में से हर साल कुछ कुछ हिस्सा निकालो और सोसाइटी का डेवलपमेंट कराओ। आप उस सोसाइटी में जहां पर आप हो वहां पर आप पार्क बनवा सकते हो, वहां पर आप टॉयलेट बनवा सकते हो, स्कूल बनवा सकते हो, हॉस्पिटल बनवा सकते हो। इस तरीके से आपको खर्चा करना है, तो उसे कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो याद रखिए कि अगर आपका जो घर है उसके आसपास अगर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, या फिर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, तो आप सबसे पहले देखिए कि आपके एरिया के आसपास कोई कॉर्पोरेट, कोई बड़ी कंपनी वगैरह है क्या। अगर है तो आप उस बड़ी कंपनी को अप्रोच कर सकते हो कि सर देखिए, आपको तो सरकार के हिसाब से CSR में खर्चा करना पड़ेगा, आप एक काम कीजिए, हमारे गाँव में एक तो कल्याण मंडप बना दीजिए, हमारे गाँव में जितने भी लोग हैं सब वहाँ पर शादी करेंगे, व्रत त्यौहार सारे वहाँ पर करेंगे। सर हमारे गांव में स्कूल नहीं है, आपको तो खर्चा करना ही है, आप अपने CSR खर्चे के तहत हमारे इस गांव में एक स्कूल बना दीजिए, हमारे यहाँ टॉयलेट बनवा दीजिए। तो वो लोग खर्चा करेंगे, उनको करना ही है, ठीक है। तो वो होता है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है वो क्या मेजर करती है कि जो आपका एनवायरमेंट और सोसाइटी के प्रति खर्चा होना चाहिए था, क्या उस तरीके से आपने बराबर किया है कि नहीं किया। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, a company might publish an annual sustainability report detailing its efforts to reduce carbon emissions और support local community। जी हाँ, कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है और वहाँ पर बाकायदा बताती है कि देखिए हमने 1,00,000 प्लांट लगाया। ऐसा देखेंगे बहुत सारे कंपनी का, देखिए गूगल में अवेलेबल है, आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे किसी भी कंपनी की रिपोर्ट, बड़ी कंपनी की, तो वहाँ पर उसमें आएगा कि हमने इस साल एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या क्या किया। हमने प्लांट लगवाए, ठीक है, हमने फिर लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए हमने बच्चों के लिए हमने स्कूल बनाया, हमने धर्मशालाएं बनाई, हमने पार्क बनवाया, हमने स्पोर्ट्स स्कूल बनाई ताकि बच्चे वहाँ पर आके खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये सब उसको पब्लिश करती है, ठीक है। सो ये था हमारा दीज आर द मेन क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंटिंग विच यूनिक पर्पस। तो हमने क्या जाना, हमने जाना एक, अगर अकाउंटिंग की सिर्फ हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग कितने और तरीके से हो सकती है वो आज की क्लास में हमने जाना। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है 3, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने जितना भी देखा वो आपका थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस 3। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास से बहुत कुछ नॉलेजेबल सीखने को मिला होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने बाकी कलीग्स के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।